स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आप दिन प्रतिदिन कुछ बेहतर कर रहे होंगे और बेहतर पढ़ रहे होंगे। हमें आशा है कि आप लोग हर हर दिन जो है कुछ ना कुछ बेहतर पढ़ रहे होंगे और कुछ अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत सारा आने वाला है। जैसे आरपीएफ का वैकेंसी निकल गया है, ये सब सबको फॉलो करना। फिर एसआई का भी कुछ दिनों में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब को देखते हुए मन से पढ़ना है और ध्यान देना है, और करेंट अफेयर्स में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए और देख रहे होंगे जैसे स्क्रीन पे बिहार दरोगा सॉल्व पेपर क्वेश्चन बैंक हर रोज़ 10 प्रश्न लाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। बिहार एसआई का स्पेशल क्लास है और इस बार जो है हम लोग का नारा है, चाणक्य नीति क्लासेस का नारा है कि इस बार दरोगा हमार। और ये जो है इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख पा रहे होंगे। पढ़ने को तो जीके जीएस समुद्र माना जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसी की दृष्टि से हम लोग अध्ययन करते हैं और बताते हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सके। इसलिए आप लोग इस क्लास को रेगुलर देखिएगा और करेंट अफेयर्स तो डेली लेके चलना ही है। और इसके अलावा ये क्लास भी देखिएगा और फाउंडेशन क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये यहीं से क्वेश्चन हूबहू आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल लाइन, कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग ठोकर खाकर निखर जाते हैं, यानी इतिहास बनाते हैं। तो कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत, ठोकर खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ ठोकर खाते ही हम लोग निखर पाएंगे, सफलता प्राप्त होगी। ठोकर खाकर ही हमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि हम बहुत जो है नीचे स्तर से हम लोग आते हैं, नहीं कि अंबानी का बेटा है कि जो कि हम लोग बहुत सब चीज़ उपलब्ध होते हुए भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, और हम लोग को उपलब्ध नहीं होते हुए भी बहुत कुछ कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग ठोकर खाकर निखर जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और क्लास को आगाज करते हैं। 29 अप्रैल 2024 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोग, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगी? तो वर्ष 2024 में शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगी? तो इटली की अध्यक्षता में जो है 2024 में G7 आयोजित होगी। और इस बार जो है इटली व्यक्तिगत आमंत्रित इंडिया को किया है, पीएम मोदी को, ठीक है। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। G7 में कुल 7 देश है और 7 देश का नाम याद रखने का एक ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है। तो G से जर्मनी हो गया और F से GF, गर्लफ्रेंड को GF को जूस पिलाना या गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। तो G से जर्मनी हो गया, F से फ्रांस हो गया और फिर जूस J से जापान हो गया, U से USA हो गया, I से इटली हो गया, C से कनाडा हो गया और E से इंग्लैंड हो गया। तो आप लोग 7 देश को याद रखिएगा, GF को जूस पिलाना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। तो G7 में कुल 7 देश आते हैं और भारत उसका सदस्य देश नहीं है। और G7 की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका फर्स्ट सम्मेलन 1975 में किया गया, ठीक है। फर्स्ट सम्मेलन 1975 में किया गया फ्रांस में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2023 में जो है 49वें क्रम का G सम्मेलन आयोजित हुआ जापान में। 2023 में 49वें क्रम का G सम्मेलन आयोजित हुआ जापान में। और 2024 में जो है 50वें क्रम का, इस बार जो होगा 50वें क्रम का, इसके आयोजक देश कौन है? तो इटली है। और इटली के पीएम कौन है वर्तमान समय में? तो जॉर्जिया मेलोनी, जो कि भारत से अच्छा संबंध रखते हैं और पीएम मोदी के फैन भी माना जा सकता है। पीएम मोदी से बहुत लगाव रखते हैं और उसको व्यक्तिगत आमंत्रित भी किए हैं, ठीक है। तो इस बार
50वां जो है 50वें क्रम का है। G7 का होस्ट इटली करेगा, इटली के अपुलीप स्थान पर, ठीक है। और इसमें कुल जितने भी 7 देश विकसित देश का संगठन है, ये जो है 7 देश जो है विकसित देश का संगठन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए इटली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इटली के पीएम तो आप लोग जानते हैं, जॉर्जिया मेलोनी। इटली की राजधानी रोम है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और FAO का मुख्यालय जो है रोम में स्थित है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। और वहाँ के 2 ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी प्रसिद्ध है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो इटली की है। और अभी वर्तमान समय में होस्ट देश एक नज़र देख लेते हैं। जैसे G20 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत। और जो G20 2024 के होस्ट देश कौन है? तो ब्राज़ील है, इसको भी ध्यान रखिएगा। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत। और G20 2024 का होस्ट देश कौन है? ब्राज़ील। और ब्रिक्स 2024 का होस्ट देश कौन है? तो रसिया। और इसमें जो है अर्जेंटीना भाग नहीं लिया। रसिया ब्रिक्स 2024 का होस्ट देश है, अर्जेंटीना इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्वेश्चन समझिएगा। अंकटाड ने रिपोर्ट जारी किया है वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये जानते होंगे। तो सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 7वां स्थान मिला है, ठीक है। अंकटाड को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास भी कहते हैं। और इसकी स्थापना, अंकटाड की स्थापना 1964 में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अंकटाड की स्थापना कब किया गया है? तो 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो है सेवा क्षेत्र निर्यात में फर्स्ट स्थान कौन सा हासिल किया है? तो USA। और भारत का रैंक क्या है? तो 7वां रैंक है। जैसे सेवा क्षेत्र में हो गया चिकित्सा, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और उसमें भारत को 7वां स्थान प्राप्त है। और फर्स्ट जो है USA को प्राप्त है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाले कानून किसे पारित किया है? तो समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाले कानून किसने पारित किया है? तो इराक। ऑप्शन ए होगा। ये समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है। जो है समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है, यह कानूनी अपराध है, इसे आप लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मेसेबल, लड़का लड़का से और लड़की लड़की से समलैंगिक संबंध बनाते, इसी को समलैंगिक कहते हैं। लड़का लड़का से और लड़की लड़की से, इसी तरह को समलैंगिक कहते हैं। समलैंगिक संबंध जो है अपराध घोषित किया है इराक ने, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अगर ऐसा किया तो मैक्सिमम 15 साल की सज़ा सुनाएगी। इराक जो है अगर ऐसा करता है, समलैंगिक संबंध बनाता है, तो मैक्सिमम 15 साल की सज़ा सुनाती है। और अगर आप पुरुष है लेकिन पुरुष जो है महिला की तरह व्यवहार करते हैं, तो 1 से 3 साल तक की सज़ा सुनाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इराक जो है अगर ये समलैंगिक संबंध अपराध घोषित किया है। और ये भी कहा है अगर आप पुरुष है लेकिन पुरुष की व्यवहार नहीं करके महिला की तरह व्यवहार करते हैं, तो 1 से 3 साल तक की सज़ा है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे होता है पुरुष जो है महिला की तरह व्यवहार करती है, तो इराक में ये 1 से 3 साल तक की जो है सज़ा सुनाई जा सकती है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और नवतेज कोर केस जो है सुप्रीम कोर्ट सुनाया था, समलैंगिकता अपराध श्रेणी से बाहर किया है, ठीक है। नवतेज कोर केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, समलैंगिकता अपराध श्रेणी से बाहर किया गया था, ठीक है। और IPC 377 को निरस्त कर दिया था। एक नवतेज कोर केस जो है सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया था, ठीक है। और ये IPC 377 को निरस्त कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया कि समलैंगिक विवाह लीगल नहीं किया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश आया था कि समलैंगिक विवाह जो है लीगल नहीं किया जाएगा। अभी भारत में समलैंगिक विवाह लीगल नहीं है। और भारत में जो वेश्यावृत्ति है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो है भारत में, जैसे क्वेश्चन पूछेगा
भारत में वेश्यावृत्ति अपराध की श्रेणी में आते हैं या नहीं? ठीक है, तो ये वेश्यावृत्ति अपराध की श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन अगर आप जबरन वेश्यावृत्ति करवाओगे तो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अगर जबरन वेश्यावृत्ति करवाते हो तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आया तो इराक के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद। यहाँ से 2 नदी निकलती है, बिनेरिस और यूफ्रेटस। ठीक है, इसी के किनारे जो है मेसोपोटामिया सभ्यता बसी थी, जैसे हम लोग का हड़प्पा सभ्यता है, उसी तरह मेसोपोटामिया सभ्यता इसी के किनारे बसा हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो मटाला हवाई अड्डे संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ, श्रीलंका में मटाला हवाई अड्डे स्थित है, और ये भारत और रूस की कंपनियों ने जो है संयुक्त प्रबंधन इसका प्राप्त किया है, मटाला हवाई अड्डे। और मटाला हवाई अड्डे के जस्ट नीचे जो है हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है, जो कि चीन के अधीन है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए भारत और रूस की कंपनियों ने भारत को जो है सौर लिमिटेड प्राप्त हुआ, CRPF जो है प्राप्त है, वहाँ पे हम्बनटोटा बंदरगाह के ऊपर नज़र रखेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन मिला है? तो श्रीलंका में जो है प्रबंधन प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये जो है मटाला हवाई अड्डे 30 साल के लिए भारत को सौर लिमिटेड प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इंडिया रसिया आ गया, तो इंडिया रसिया जो है ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया रसिया के सहयोग से बनाया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश के स्टारबस्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबस्ट? तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और गांधीनगर, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश के स्टारबस्ट ने एरोस्पेस को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस, ऑप्शन सी होगा फ्रांस। तो भारत का राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और फ्रांस का स्टार एरोस्पेस में नवाचार बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। ठीक है, फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस होगा। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा, अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी बिंजीजम पोर्ट। बिंजीजम पोर्ट जो है अडानी ग्रुप का पोर्ट है, और ये भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे बड़े बड़े जहाज से छोटे छोटे जहाज में शिप करना, बहुत सारा जो है बड़े बड़े जहाज से छोटे छोटे जहाज में शिप करना, उसी को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट हब। ये विकसित अडानी ग्रुप का है, और ये विकसित किया है बिंजीजम पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन सी, इसको ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, कल भी परसों भी क्वेश्चन शायद पढ़ाए थे, और आज भी देखिएगा, हाल ही में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को, ये ध्यान से सुनिए, ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी युवराज सिंह। युवराज सिंह जो है भारतीय क्रिकेटर है, और ये T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ICC T20 वर्ल्ड कप जून में स्टार्ट होगा, और ये इसका होस्ट देश USA और वेस्ट इंडीज़ दोनों देश है। ठीक है, USA और वेस्ट इंडीज़ है, और इसमें कुल 20 टीम शामिल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 20 टीम कुल शामिल है, और क्रिस गेल भी जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, तो वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर क्रिस गेल, और हुसैन बोल्ट जमैका का है, इसे भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और भारतीय क्रिकेटर को भी युवराज सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी होगा इसका, भारतीय क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया युवराज सिंह। ठीक है, और क्रिस गेल की बुक 6 मशीन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और माई टेस्ट ऑफ लाइफ युवराज सिंह की है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिएगा T20 वर्ल्ड कप से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप कब हुआ? तो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, और कहाँ हुआ इसको भी ध्यान रखिएगा, तो साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, और किसके बीच? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल जीता था इंडिया।
ठीक है। और फर्स्ट जो है वनडे मैच कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वनडे मैच कब हुआ था, 1975 में। और जो है इंग्लैंड में हुआ था और वेस्ट इंडीज जीता था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज जीता था। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? AEO का दर्जा दिया है। तो देखिएगा, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है, तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को जो है आर्थिक संचालक की दर्जा दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को दर्जा मिला है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन सी हैदराबाद में। तो ठीक है, IRDAI जो है इसका होस्ट है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुआ है, तो हैदराबाद। और इसका IRDAI होस्ट है। और इसका IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 2000 में हुई, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर और केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रही नर्मदा नदी और ओंकेश्वर और केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वननेस ओंकेश्वर नदी के किनारे है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो देखिएगा, नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर नदी की जो कि मध्य प्रदेश में है और ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया गुजरात में है। तो और ये सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है। यहाँ से जो है क्रूज सेवा प्रारंभ किया है। ये नर्मदा नदी पर दोनों स्थित है और यहाँ से क्रूज सेवा प्रारंभ किया है। इस दोनों के बीच 120 किलोमीटर क्रूज सेवा प्रारंभ किया गया है। तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच जो है क्रूज यात्रा का संबंध जारी हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ और इसी तरह आप लोग मन से पढ़ते रहिए। अब बहुत सारा वैकेंसियाँ आ रही है, मेहनत कीजिएगा तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी ही, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।